आज मैं पुनः राजराजेश्वर उच्च विद्यालय बरबीघा के अष्टम वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान विषय से तृतीय अध्याय से फसल एवं फसल प्रबंधन पाठ से कुछ प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और साथ ही साथ इसका पीडीएफ मैं भेज देता हूं। उसे अपने फेयर नोटबुक में जरूर उतार लेंगे और उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों एवं बच्चियों, आज मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं हार्वेस्टिंग कृषि कार्य का एक प्रमुख भाग है। कुछ कृषि कार्य मैंने पहले आपको बताया है। उससे आगे फसल कटाई। फसल कटाई एक प्रमुख कृषि कार्य है। इसमें तैयार फसलों को विभिन्न संयंत्रों के द्वारा, कृषि यंत्र के द्वारा काटकर उसे खेत से अलग कर लिया जाता है और उसे एकत्रित किया जाता है। हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी तैयार फसलों को काटकर उसे एकत्रित करने की प्रक्रिया को फसल कटाई या हार्वेस्टिंग कहते हैं। हसिया, जैसे हम लोग देहाती भाषा में हसुआ बोलते हैं, हसिया, दरांती, हार्वेस्टर आदि की मदद से फसलों की कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद फसलों को खेत से हटाकर उचित स्थान पर संग्रह किया जाता है। संग्रह करने वाले स्थान को खलिहान भी लोग कहा करते हैं। अगला जो प्रोसेस है, अगली जो प्रक्रिया है कृषि कार्य की, वह है थ्रेसिंग, फसल गहाई। इसकी परिभाषा समझेंगे। फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। फसलों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग या फसल गहाई कहलाती है। फसलों को पटककर, उसे पीटकर या फसलों के ऊपर जानवर को घुमाकर, जिसे देहात में दमाही के नाम से जाना जाता है, जानवरों को घुमाकर या थ्रेसर मशीन की मदद से फसल गहाई का कार्य संपादित किया जाता है। इसे हम लोग दौनी के नाम से भी जानते हैं। तो फसल गहाई में जो पौधे में अन्न लगे हुए हैं, वे अन्न उस पौधे से अलग हो जाते हैं और पौधे से जब अन्न अलग हो जाते हैं, उसके भूसे उसके साथ रहते हैं उस समय, तो या तो हवा के प्रवाह में किसी पात्र के द्वारा, जब उसे हम ऊपर से नीचे गिराते हैं भूसा युक्त अन्न को, तो हल्का होने के कारण भूसा दूर और अनाज नजदीक गिरता है। ये पृथक्करण की एक विधि हो जाती है। इसे हम लोग ओसाई कहते हैं। आजकल तो थ्रेसर में फसल गहाई और ओसाई दोनों कार्य हो जाता है। उसमें अन्न कण अलग हो जाते हैं और भूसे अलग हो जाते हैं। अगला जो कृषि कार्य में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि कार्य है। जब हम अन्न उपजा लेते हैं तो अन्न को संरक्षित रखना एक बहुत बड़ी समस्या होती है और अगर भंडारण में जरा सी भी चूक हो जाती है तो हमारे अन्न बर्बाद हो जाते हैं। तो एक प्रमुख कृषि कार्य के अंतर्गत आता है भंडारण। ओसाई के बाद साफ अनाज को साइलो मीन्स बड़े बड़े अन्न रखने के संयंत्र, जिसको हम लोग ड्रम भी कहते हैं, देहात में लोग कोठी बनाते हैं। तो ओसाई के बाद साफ अन्न को, यानी भूसा रहित अनाज को साइलो या बोरा बंदी करके भंडार गृह में रखने की क्रिया को भंडारण कहते हैं। भंडार गृह में
खाद्यान्न को रखने के समय यह ध्यान रखा जाता है कि उसमें सूक्ष्म जीवों का संपर्क ना हो, कीटों की पहुंच से वो बाहर हो, चूहे या अन्य रोडेंट्स जो हैं वो भंडार गृह के अंदर प्रवेश ना कर सकें, और साथ ही साथ भंडार गृह ऐसा हो कि उसमें तापांतर शीघ्र ना हो, यानी वातावरणीय प्रभावों का प्रभाव भंडारित अन्न पर नहीं पड़े। ये ध्यान रखा जाता है भंडारण में। फिर से परिभाषा समझेंगे। ओसाई के बाद साफ अन्न को साइलो या भंडार गृह में बोराबंदी कर सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। तो भंडारण के लिए भंडार गृह की आवश्यकता होती है। हमारे राज्य में, हमारे देश में बड़े बड़े भंडार गृह भी बने हुए हैं, खास करके बिस्कोमान, पटना का गोलघर, ये सब भंडार गृह है। बड़ा बड़ा भंडार गृह है जिसमें काफ़ी मात्रा में अन्न को रखे जाते हैं। तो भंडार गृह बनाने में या भंडार गृह की कुछ विशेषताएं हैं, उसको ध्यान रखा जाता है कि भंडार गृह कैसा हो। तो अच्छे भंडार गृह के जो लक्षण हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रमशः। पहला, अनाज को रखने के लिए भंडार गृह में पर्याप्त स्थान हो, इतनी जगह हो कि अच्छी तरह हम रख सकते हैं। दूसरा, उसका छत जलसह हो, यानी वर्षा अगर होती है तो वर्षा की एक बूंद भी अंदर नहीं आ सके। तीसरा, उसका फर्श समतल हो, समतल होने से आराम से उसको साफ किया जा सकता है, अच्छी तरह से रखा जा सकता है। फर्श थोड़ी ढाल हो, थोड़ी ढाल का मतलब इतनी ढाल हो कि उसमें जब हम उसको पानी के फव्वारे से साफ करें तो आसानी से सारी गंदगी बह करके और नाली के द्वारा बाहर निकल जाए। सूर्य के प्रकाश के आने की व्यवस्था हो, कांच के बने हुए प्लेट्स लगे हों ताकि सूर्य का प्रकाश उसके अंदर जा सके। दीवार मोटी हो और जलसा हो, दीवार इतनी मोटी होनी चाहिए कि वातावरण में अगर बाहर नमी भी है या वर्षा से दीवार भीग भी रहा तो उस स्थिति में जल का संक्रमण या जल की पहुंच अनाज तक नहीं हो, उसी को बोलते हैं। दीवार मोटी होगी और जलसा होगी तो बाहरी नमी अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अगला है संक्रमण से मुक्त हो, ऐसा ना हो कि उसमें सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो जाए, कवक का संक्रमण हो जाए, जीवाणु का संक्रमण हो जाए, ऐसा नहीं हो, वातावरण स्वच्छ हो। अगला है परिवहन की व्यवस्था हो, जहाँ हम भंडार गृह बनाते हैं वहाँ पर परिवहन के लिए जो साधन हैं, ट्रक हैं, ये सब पहुँच सके आसानी से, ताकि उसमें अनाज को लोड अनलोड किया जा सके आसानी से। अगला है कीट एवं चूहे की पहुंच से दूर हो, क्योंकि कीट हमारे अन्न को काफ़ी नष्ट कर देते हैं और चूहे तो बोरे को कुतरते हैं, अनाज को नष्ट करते हैं, खाते हैं और उसमें बीट करते हैं, मूत्रत्याग करते हैं, जिससे अनाज विषैला हो जाता है, अनुपयोगी हो जाता है। इसलिए कीट एवं चूहे की पहुंच से भंडारित अनाज दूर हो। छिड़काव की व्यवस्था हो, आप भंडार गृह में बोरे को इस प्रकार से सजाएं, इस प्रकार से रखें कि उसके दोनों तरफ से आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव किया जा सके, ताकि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण ना हो। ये प्रमुख विशेषताएं हो गई या भंडार गृह के प्रमुख लक्षण हो गए, जिसे आप क्रमशः आसानी से पढ़ेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे तो एक दो बार में ही आपकी समझ में बातें आ जाएगी। और इस अध्याय का अंतिम टॉपिक है, छोटा सा है, वो है फसल चक्र या फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। कृषि कार्य में फसल चक्रण अपनाना बहुत आवश्यक है। फसल चक्रण क्या है पहले उसको समझा जाए। फसलों को बदल बदल कर लगाना या दो धान्य फसलों के बीच एक दलहन फसल लगाने की प्रक्रिया को क्रॉप रोटेशन या फसल चक्रण कहा जाता है। ऐसा करने से
ऐसा करने से ये होता है कि अगर हम धान के बाद दलहन फसल लगाते हैं तो दलहन फसल की जड़ की गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और यह नाइट्रेट पौधों के लिए सबसे अच्छा वृद्धि कारक पोषक पदार्थ होता है। तो अगर हम धान के बाद दलहनी फसल लगाते हैं तो उसमें राइजोबियम के द्वारा बना हुआ नाइट्रेट दलहनी पौधे यूज करते हैं और जो शेष बच जाता है वो भूमि में रह जाता है। और दलहन के बाद अगर हम फिर खरीफ फसल यानी मक्का लगाते हैं तो उस मक्का में मुफ्त का ही भूमि में जो संचित नाइट्रेट है वो उसे प्राप्त हो जाता है और मक्का की फसल भी अच्छी हो जाती है। मक्का के बाद फिर दलहन फसल लगा देते हैं और ये क्रिया चक्रवत जारी रहती है। ऐसा करने से पैदावार अच्छी होती है, किसानों को काफ़ी लाभ होता है। इसीलिए किसान समझदारी से फसल चक्रण को अपनाते हैं और 2 धान्य फसलों के बीच एक दलहन फसल को लगाते हैं। इसके बाद मैं जो PDF भेज रहा हूँ इसे आप पुनः बता दे रहा हूँ कि आप लोग इसे फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इससे दोहराते रहेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।